नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, सहकुशल होंगे। आपके भविष्य की मंगल कामना करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने नया चैप्टर शुरू किया था, ग्रेविटेशन। कौन सा चैप्टर शुरू किया था? ग्रेविटेशन। इसके बारे में हमने डिस्कस भी कर लिया था। पिछली क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था, गुरुत्वाकर्षण क्या है। इसके बारे में हमने आपको यह भी बताया था कि फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज्यादा चांस है कि इससे आपका क्वेश्चन बनता है, लगभग एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं केपलर के नियम। ग्रहों की गति के संबंध में केपलर ने 3 नियम दिए थे, वो केपलर के नियम हम देखेंगे। पलायन वेग देखेंगे। इसके साथ ही सैटेलाइट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम देखा था हमने, गुरुत्वीय त्वरण देखा था। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण घटता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण घटता है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण घटता है, शून्य होता है। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले सबसे पहले केपलर के नियम। तो केपलर का प्रथम नियम क्या है? इन नियमों को आपको समझने के लिए कुछ नहीं करना है, एक आपको चित्र याद रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि चित्र कैसा है? उस चित्र से आपके तीनों नियम क्लियर हो जाएंगे। उस चित्र से आपके तीनों नियम क्लियर होंगे। यह आपका चित्र है। इस चित्र में यह बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, यह क्या है? यह बिंदु अपना सूर्य है। क्या है? यह बिंदु सूर्य है। और इस वर्ताकार, दीर्घ वर्ताकार बोल सकते हैं, इस पर उपग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। अनेक सैटेलाइट इस पर चक्कर लगाते रहते हैं। इस चीज से आपके तीनों नियम क्लियर होंगे। तीनों नियमों की बात करें तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नियम आपने पहले छोटे क्लासों में पढ़ा भी होगा कि यह आपकी दीर्घ वर्ताकार कक्षा होती है। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह या उपग्रह दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो यह आपका पहला बिंदु हो गया। पहला आपका नियम क्या हो गया? कि सभी ग्रह या उपग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। यह हमने आपको बताया, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। एक गोल तो यह होता है, इसमें केंद्र पर कोई मान लिया सूर्य स्थित है, तो यह तो किसी गोल चक्कर में आपके चक्कर लगा रहे, लेकिन यह तो आपकी दीर्घ वर्ताकार कक्षा हो गई। यानी कि जो आपको दिखाई दे रहा है यह दीर्घ वर्ताकार कक्षा है। यानी कि सभी ग्रह या उपग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। यह आपका प्रथम नियम हो गया। केपलर नामक वैज्ञानिक ने यह नियम देते, यह नियम किस संबंध में है? सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि नियम गति के संबंध में है। ग्रहों की गति के नियम है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसे चक्कर लगाते हैं। इनके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है केपलर, और केपलर का प्रथम नियम हमने डिस्कस कर लिया है। यह ग्रहों की गति के संबंध में आपके नियम है। इनको देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? केपलर नाम है। इन नियमों को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है केपलर। केपलर नामक वैज्ञानिक ने ये 3 नियम देते, जिसमें से पहला नियम हमने क्या डिस्कस किया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। अब दूसरे नियम की अगर हम बात करें तो दूसरे नियम को क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। दूसरे नियम में अगर हम पूरी भाषा देखेंगे तो वो बड़ी कठिन सी भाषा है। इसकी कठिन सी भाषा है, मतलब किसी निश्चित समय अंतराल में मान लीजिए कि यह ग्रह है,
यहां पर कोई ग्रह स्थित है, वो 5 सेकंड में, किसमें, 5 सेकंड में यहां से चलकर यहां तक आ जाता है। 5 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय की, ये दूरी तय की, तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल निकालना आपको आता होगा। ये 5 सेकंड में इसने इतना क्षेत्रफल तय कर लिया इस दिशा में, लेकिन जब ये इस दिशा में आएगा तो इस दिशा में क्या होगा, इस दिशा में इसने यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की दूरी तय कर ली, वो ही 5 सेकंड में। 5 सेकंड में यहां पर इतनी दूरी तय करेगा और यहां पर इतनी सी दूरी तय करेगा। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि आपका जो ये क्षेत्रफल है, मान लीजिए ये A1 क्षेत्रफल है, तो ये भी आपका A1 क्षेत्रफल होगा, दोनों क्षेत्रफल आपके बराबर होंगे। तो इससे निष्कर्ष ये निकला, आपको ये बिल्कुल याद नहीं रखना, आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है ये सूर्य से नजदीक का है, ये इतनी सी दूरी है, मतलब यहां पर तो ग्रह है, ये आपका सूर्य है, तो ये दूरी तो कम हुई और ये दूरी कितनी, इतनी ज्यादा हो गई, यानी कि यहां पर तो कोई ग्रह है, वो सूर्य से दूरी पर स्थित है, काफी ज्यादा दूर है, और यहां पर नजदीक स्थित है। तो आपको याद क्या रखना है कि जब कोई ग्रह सूर्य से दूरी पर स्थित होता है, यानी कि अधिक दूरी पर स्थित होता है, तो उसकी चाल कम होती है, यहां पर इसकी चाल कम होगी। यही पॉइंट आपको याद रखना है कि जब ग्रह सूर्य से दूरी पर स्थित होता है, हम यहां पर लिख लेते हैं, इसके 2 पॉइंट बनेंगे। पहला पॉइंट आपका क्या है कि जब ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर है, तो उस ग्रह की चाल कम होगी। यानी कि जब ग्रह सूर्य से दूरी पर स्थित है तो इसकी चाल कम होगी, इसकी चाल क्या होगी, कम होगी, हमने यहां पर लिख रखा है चाल आपकी कम होगी। लेकिन जब ग्रह सूर्य के नजदीक है, नजदीक का मतलब यहां पर नजदीक है, इतनी सी दूरी पर स्थित है यहां पर तो, और यहां पर इतनी दूरी पर स्थित है, तो जब ग्रह सूर्य के नजदीक है, तो जो ग्रह की चाल है वो अधिक होगी। यही दोनों पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट की। आपसे क्वेश्चन अगला क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन अगला आपसे यह पूछ सकता है कि जब कोई ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित है तो उसकी चाल क्या होगी, तो उसकी चाल कम होगी, और जब ग्रह सूर्य के नजदीक स्थित है तो उसकी चाल ज्यादा होगी। यहां पर नजदीक है तो यहां पर ग्रह की चाल क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहां पर दूरी पर स्थित है तो यहां पर चाल क्या होगी, कम होगी। यहां पर चाल कम है इसीलिए तो इसने इतनी सी दूरी तय की, यहां पर चाल ज्यादा है इसलिए इसने इतनी दूरी तय कर ली। लेकिन ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल आपका बराबर होगा, यानी कि यहां से यहां तक दूरी तय करने में इसने जो ये क्षेत्रफल तय किया है ना, ये क्षेत्रफल और आपका ये क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, ना तो आपको ये क्षेत्रफल याद रखना, आपको याद कितना रखना, आपको याद इतना ही रखना है कि जब कोई ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित है, जब कोई ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित है तो उसकी चाल कम होगी, और जब ग्रह सूर्य के नजदीक स्थित है तो उसकी चाल ज्यादा होगी। यह आपको याद रखना, और यही आपका दूसरा नियम है। अब तीसरे नियम की अगर हम बात करें तो तीसरा नियम भी आपका इंपॉर्टेंट है। तीसरे नियम की अगर हम बात करें
आपको याद रखना इन तीनों नियमों को देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? केपलर नाम था इन तीनों नियमों को देने वाले वैज्ञानिक का। तीसरे नियम में आपको याद क्या रखना है, मान लीजिए कोई ग्रह यहां से चलना शुरू करता है और चल करके वापस यहीं पर आ जाता है, तो ये जो एक चक्कर लगाने में इसको टाइम लगा है, मान लीजिए इसको टी टाइम लगा। कितना टाइम लगा? इसको ये दूरी तय करने में टी टाइम लगा, एक चक्कर पूरा लगाने में इसको टी टाइम लगा। तो इस टाइम को क्या बोलेंगे, इस टी को क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे परिक्रमण काल। इसे हम बोलेंगे परिक्रमण काल। परिक्रमण काल यानी कि एक चक्कर पूरा लगाने में ग्रह को जितना टाइम लगा है उसे परिक्रमण काल बोलेंगे। ये दूरी आपकी R1 हो गई, या आपकी R2 हो गई, या R3 हो गई, या आपकी R4 हो गई। हर जगह अलग अलग होगी ये दूरी। अब तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग R क्यूब के समानुपाती होता है। अब R क्यूब क्या है? यहां पर तो R1, R2, R3, R4 दे रखा है, तो ये R क्या है? T तो आपको पता है कि परिक्रमण काल हो गया, लेकिन R क्या है? R यहां पर है सूर्य से ग्रह की औसत दूरी। क्या है? सूर्य से ग्रह की औसत दूरी आपका R है। R आपका सूर्य से ग्रह के बीच की औसत दूरी है, T आपका परिक्रमण काल है। यही आपका तीसरा नियम है कि टी स्क्वायर समानुपाती R क्यूब होता है। टी स्क्वायर समानुपाती R क्यूब होता है। ये आपके तीनों नियम क्लियर हो गए। क्या हो गए? तीनों नियम आपके क्लियर हो गए। पहला नियम आपका था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। यह आपकी दीर्घ वर्ताकार कक्षा हो गई, इसमें अनेक ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा? दूसरा नियम हमने यह पढ़ा कि कोई ग्रह सूर्य से दूरी पर स्थित है तो उसकी चाल कम होगी, और कोई ग्रह सूर्य के नजदीक स्थित है तो उसकी चाल ज्यादा होगी। तीसरा नियम हमने यह पढ़ा कि टी स्क्वायर समानुपाती R क्यूब होता है। परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से ग्रह की औसत दूरी, सूर्य से ग्रह के बीच की औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है, यानी कि टी स्क्वायर समानुपाती R क्यूब होता है। यह आपका तीसरा नियम है। ये आपके तीनों नियम हो गए। अब आप सोच रहे हैं ग्रहों की गति के बारे में नियम दिए गए, तो तीनों नियम ग्रहों की गति के बारे में ही तो दिए गए हैं। पहला नियम तो ये कि दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगा रहा है तो वो गति तो कर रहा है ना, तो ये आपका प्रथम नियम भी गति से रिलेटेड हो गया। दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम आपका क्या था कि यहां पर चाल कम होती है, यहां पर चाल ज्यादा होती है, तो यह भी आपके ग्रहों की गति के बारे में नियम है। तीसरा नियम हो गया कि आपका टी स्क्वायर समानुपाती R क्यूब होता है, यानी कि एक चक्कर लगाने में लगा समय परिक्रमण काल है, तो यह भी आपका गति से रिलेटेड हो गया। तीनों नियम ग्रहों की गति के बारे में बताए गए। इन तीनों नियमों को देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? इन तीनों नियमों को देने वाले वैज्ञानिक का नाम था केपलर। अब हम पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। पलायन वेग तो आपने सुन रखा होगा। पलायन वेग क्या होता है? क्या पढ़ेंगे अब? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग की बात करें कि पलायन वेग क्या है। यह आपकी पृथ्वी सतह हो गई। पृथ्वी सतह से किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकने पर
पृथ्वी सतह से किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकने पर वह उस वेग से फेंका जाए कि वो पृथ्वी पर कभी वापस ही ना आए। यानी कि वह वेग पिंड का वह वेग पिंड का वह वेग जिसे पृथ्वी सतह से, अभी हमने आपको क्या बताया कि पृथ्वी की सतह से किसी पिंड को फेंका जाए, मान लीजिए वी वेग से इस पिंड को आपने फेंका है, तो ये वी वेग है ना, ये वी वेग क्या है, उस वेग से फेंकना है इसको कि ये पृथ्वी पर कभी लौटकर वापस ना आए। ये आपका प्लाइन वेग हो गया। यानी कि आपका एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, कल हमने आपको बताया था कि पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, गुरुत्वीय त्वरण आपका केंद्र पर हमने क्या बताया था, 0। इसी प्रकार ऊपर भी कोई ना कोई बिंदु होता है, वहां तक आपका गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। उसको जब ये पार कर जाएगा तो ये पृथ्वी पर लौटकर कभी वापस नहीं आएगा, पृथ्वी पर लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। तो उस वेग से फेंकना है कि वो पृथ्वी पर कभी वापस ना आए, इसे ही पलायन वेग कहते हैं। तो पिंड का वह वेग जिससे उस पिंड को फेंकने पर वह पिंड पृथ्वी पर कभी भी वापस ना आए, कभी भी वापस ना आए, इसे ही आपका पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। कि पिंड का वह वेग जिससे उस पिंड को फेंकने पर वह पिंड पृथ्वी सतह पर वापस ना आए, इसे आपका एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग बोलते हैं। अब पलायन वेग का एक सूत्र होता है, पलायन वेग का सूत्र क्या हुआ, v बराबर √2gr। पलायन वेग का सूत्र होता है v बराबर √2gr। अब g कल हमने पढ़ा था, g क्या है, g यहां पर आपका गुरुत्वीय त्वरण है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। r क्या है, r पृथ्वी की त्रिज्या, r क्या है, r है यहां पर पृथ्वी की त्रिज्या। यह आपका हो गया पलायन वेग। पलायन वेग क्या है कि पिंड का वह वेग जिससे किसी पिंड को फेंकने पर वह पिंड कभी पृथ्वी पर वापस ना आए, यह आपका पलायन वेग हो गया। पलायन वेग का सूत्र क्या है, v बराबर √2gr। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या ये सूत्र याद रखना है, सूत्र से आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा अगला। तो आप सोच रहे क्वेश्चन क्या पूछेगा, परिभाषा भी नहीं पूछेगा, इस सूत्र से भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो क्वेश्चन क्या बनता है इससे, क्वेश्चन यह बनता है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी से अगर किसी पिंड को फेंकना है, इस पृथ्वी से इस पिंड को फेंकना है, तो वह कितना वेग है कि इसे फेंकने पर यह पिंड कभी भी वापस ना आए। तो पृथ्वी सतह के लिए पिंड वेग कितना है, पृथ्वी सतह के लिए वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या है, पृथ्वी सतह से अगर आपने किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में फेंक दिया, तो वह पिंड कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, वह पिंड कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। अगला यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग क्या है। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना है, चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना है। तो चंद्रमा के लिए पलायन वेग है
2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना है? चंद्रमा के लिए पलायन वेग है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, पृथ्वी के लिए पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि चंद्रमा पर आपने किसी वस्तु को 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंक दिया तो वह पिंड कभी चंद्रमा पर वापस नहीं आएगा। अगर पृथ्वी पर किसी पिंड को आपने 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से फेंक दिया तो वह पिंड पृथ्वी पर कभी भी वापस नहीं आएगा। यह आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग क्या है। 4 ऑप्शन दे देगा, 11.2 खींच के 11.6 लिख देगा, 11 यहां पर लिख देगा, 9.8 लिख देगा। यह आपका न्यूनतम वेग है, इससे अधिक कितना भी हो सकता है। आपने 15 के वेग से फेंक दिया, 15 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दिया तो भी वह वापस नहीं आएगा, लेकिन इससे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। यह आपका न्यूनतम वेग है पलायन वेग का पृथ्वी के लिए। अगर इससे ज्यादा आपने 12 के वेग से फेंक दिया तो भी चला जाएगा, लेकिन अगर 11 के वेग से फेंक दिया तो वापस आ जाएगा। यह आपका न्यूनतम वेग है। यानी कि अगर आपको पिंड को पृथ्वी से ऊपर फेंकना और कभी भी वापस ना आए तो इसके लिए पलायन वेग 11.2 से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। यह आपको याद रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर 11.2 है, यहां पर 2.4 है, तो आखिर किस कारण से ये डिफरेंस है? डिफरेंस इस कारण से है कि चंद्रमा पर जी कम होता है, आर भी कम होता है। आर क्या है? त्रिज्या है। पृथ्वी के लिए पृथ्वी की त्रिज्या है, चंद्रमा के लिए चंद्रमा की त्रिज्या है। तो चंद्रमा की त्रिज्या कम है, पृथ्वी की त्रिज्या ज्यादा है, इसीलिए आपका ये अंतर नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं सैटेलाइट। किस चीज के बारे में? सैटेलाइट, उपग्रह के बारे में। उपग्रह क्या है? पलायन वेग के बारे में आपको इतना याद रखना है कि 11.2 किलोमीटर पृथ्वी के लिए होता है और चंद्रमा, यहां पर यह याद रखना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस मात्रा का यहां पर बहुत ज्यादा महत्व आपको अगला यहां पर यह भी दे सकता है, ऑप्शन में आपको दे दिया 11.2 मीटर प्रति सेकंड। यह आपको याद रखना है कि किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब हम पढ़ लेते हैं सैटेलाइट, उपग्रह। क्या पढ़ लेते हैं? सैटेलाइट, उपग्रह। उपग्रह क्या है? उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह, यानी कि किसी भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पिंड उपग्रह कहलाते हैं। अब उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। उपग्रह कितने होते हैं? उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। अब आप सोच रहे हैं 2 प्रकार के कौन से होते हैं? तो एक तो आपका होता है प्राकृतिक उपग्रह। कौन सा होता है? एक तो होता है आपका प्राकृतिक उपग्रह, दूसरा आपका होता है कृत्रिम उपग्रह। पहला आपका प्राकृतिक उपग्रह, दूसरा आपका कृत्रिम उपग्रह। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। दोनों में अंतर क्या? प्राकृतिक उपग्रह कौन सा होता है? जो प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, वो प्राकृतिक उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह क्या? जो मानव निर्मित है, यानी कि कृत्रिम उपग्रह को मानव ने बनाया है। यह आपका इन दोनों में डिफरेंस है। प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, आपका चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह। अगर कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? कृत्रिम उपग्रह आपका एप्पल हो गया। इसी प्रकार कृत्रिम उपग्रह बहुत सारे, एक नहीं, आर्यभट्ट भी आपका कृत्रिम उपग्रह। आपका रोहिणी भी कृत्रिम उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह बहुत सारे हैं। इन कृत्रिम उपग्रह के कारण ही आपकी जो नेट सेवा है वो संभव है। कृत्रिम उपग्रह के कारण आपकी नेट सेवा संभव है, इसीलिए इन उपग्रहों को छोड़ा जाता है। प्राकृतिक उपग्रह क्या हो गए? जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है। कृत्रिम उपग्रह क्या हो गए? जो मानव द्वारा निर्मित है, उन्हें कृत्रिम उपग्रह बोला जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं कक्षीय वेग। कक्षीय वेग क्या है? कक्षीय वेग है सैटेलाइट, उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था पलायन वेग, अब हम पढ़ेंगे कक्षीय वेग। इन दोनों में एक संबंध होता है,
पलायन वेग और कक्षीय वेग में। उपग्रह के बारे में हम थोड़ा सा आगे भी डिस्कस करेंगे। आपका एक भू-स्थिर उपग्रह, भू-स्थिर या तुल्यकारी उपग्रह आएगा, उसके बारे में। यहां पर हम पढ़ लेते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग। क्या पढ़ लेते हैं? कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह का कक्षीय वेग। बाद में हम पढ़ेंगे इन दोनों में एक डिफरेंस है, कक्षीय वेग और पलायन वेग में। कक्षीय वेग क्या है? कक्षीय वेग भी वही है, आपको इसकी परिभाषा याद नहीं रखनी है। पलायन वेग क्या था? पलायन वेग अपना था वीई बराबर अंडर रूट 2gr, यही था। कक्षीय वेग क्या है? कक्षीय वी और बराबर अंडर रूट gr। ये तो आपका कक्षीय वेग है, ये आपका पलायन वेग है। अंतर इसमें क्या है? ये √2 गुणा है, यानी कि पलायन वेग में तो यहां पर √2 आएगा और यहां पर रूट में नहीं आने वाला है। यही आपका इन दोनों में डिफरेंस है, और इसी से अभी हम संबंध निकालेंगे कि इनमें क्या संबंध होता है। कक्षीय वेग की अगर परिभाषा की हम बात करें कि कक्षीय वेग की परिभाषा क्या है, तो कक्षीय वेग की परिभाषा यह कि कोई भी उपग्रह मान लीजिए वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा ही मान लीजिए, चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो जिस वेग से चारों ओर चक्कर लगाता है उसे कक्षीय वेग बोलते हैं। कक्षीय वेग आपका v नॉट बराबर अंडर रूट gr हो गया। अब कक्षीय वेग की एक वैल्यू होती है। कक्षीय वेग क्या होता है? पृथ्वी के लिए कक्षीय वेग का मान होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड आपका कक्षीय वेग होता है। यह पृथ्वी के लिए कक्षीय वेग है कि 8 किलोमीटर प्रति सेकंड आपका कक्षीय वेग होता है। जबकि पलायन वेग क्या था? पलायन वेग था 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इन दोनों में संबंध की बात अगर हम करें तो संबंध आपका क्या होगा? संबंध आप खुद ही निकाल सकते हैं यहां पर। सॉरी, यहां पर वी आएगा, यहां पर वी नॉट आएगा। क्या हो गया संबंध? वी बराबर अंडर रूट 2 वी नॉट। यह आपका इन दोनों में कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध हो गया। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध क्या होता है, तो कक्षीय वेग और पलायन वेग में आपका यह संबंध होता है। कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध होता है वी बराबर अंडर रूट 2 वी नॉट। आप यहां से भी देख सकते हैं, यह आपका पलायन वेग है, यह आपका कक्षीय वेग है। तो कक्षीय वेग में तो अंडर रूट gr आ रहा है और पलायन वेग में अंडर रूट 2gr आ रहा है। तो ये आपका कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध क्या हो गया? वी बराबर अंडर रूट 2 वी नॉट। अब हम देख लेते हैं भू-स्थिर या तुल्यकारी उपग्रह, इनसे भी आपका क्वेश्चन बनता है। आप सोच रहे होंगे इतने सूत्र याद कैसे रहेंगे, तो इनमें से आपके इंपॉर्टेंट आपको सूत्र याद रखने, सभी सूत्र आपको याद नहीं रखने। भू-स्थिर या तुल्यकारी उपग्रह की हम बात कर लेते हैं। भू-स्थिर या तुल्यकारी उपग्रह, यह क्या होता है कि भू-स्थिर या तुल्यकारी उपग्रह क्या होता है? इंग्लिश में अगर इनकी बात करें तो इन्हें बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब इसमें आपको 2 से 3 पॉइंट याद रखने। पहला पॉइंट आपको ये क्या याद रखना है? पहला पॉइंट याद रखना है कि ये जो सैटेलाइट या उपग्रह है, भू-स्थिर या तुल्यकारी उपग्रह, इनको पृथ्वी सतह से
36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। ऊंचाई पर पृथ्वी सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इन उपग्रहों को छोड़ा जाता है। भूस्त्रीय तुल्यकारी उपग्रह को पृथ्वी सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है? दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं। तीसरा पॉइंट आपका क्या हो गया? तीसरा पॉइंट आपका यह होगा कि इनका आवर्तकाल कितना होता है? पृथ्वी के बराबर होता है, यानी कि 24 घंटे में यह उपग्रह एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। 24 घंटे में यह उपग्रह एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। तीन पॉइंट इसके हो गए। पहला पॉइंट हो गया कि पृथ्वी सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इन उपग्रहों को छोड़ा जाता है। दूसरा पॉइंट आपका क्या हो गया कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ये उपग्रह चक्कर लगाते हैं। तीसरा पॉइंट आपका हो गया कि 24 घंटे में ये एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। 24 घंटे में एक चक्कर आपका पूरा कर लेते हैं। अब बात करें इनका वेग क्या होता है, क्योंकि हम तो यही पढ़ रहे हैं। अभी हमने पलायन वेग पढ़ा, फिर हमने कक्षीय वेग पढ़ा। अब भूस्त्रीय तुल्यकारी उपग्रह के वेग की बात करें तो इनका वेग होता है, इनकी जो कक्षा होती है, ये आपकी कक्षा है। इस कक्षा में इनका वेग क्या होता है? इस कक्षा में इनका वेग होता है 3.08 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हैं। किस वेग से चलते हैं? 3.08 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से यह उपग्रह चलते हैं। इसके चारों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ना आपसे पलायन वेग का सूत्र पूछेगा, ना आपसे कक्षीय वेग का सूत्र पूछेगा तो पलायन वेग और कक्षीय वेग में आपसे एक संबंध बताया था अभी हमने आपको, वो √2v0 वाला सूत्र। या तो यह सूत्र पूछ सकता है कि पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध क्या है, या फिर पूछेगा पृथ्वी के लिए पलायन वेग क्या होता है। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। फिर आपसे पूछेगा चंद्रमा के लिए पलायन वेग क्या होता है। फिर आपसे पूछ सकता है कक्षीय वेग क्या होता है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसके अलावा आपसे भूस्त्रीय तुल्यकारी उपग्रह के बारे में पूछ सकता है कि इन्हें कितनी ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका पहला पॉइंट ही है इसमें कि इन्हें 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है पृथ्वी सतह से। और ये किस काम में आते हैं? ये काम में आते हैं आपकी जो नेट सेवा है, इसमें भी आपके सबसे ज्यादा काम में आते हैं। रेडियो संचार में भी आपके काम में आते हैं। तो आपका ग्रेविटेशन वाला चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।